मेरे प्यारे जूनियर्स, वेलकम टू अवर न्यू चैप्टर फ्रिक्शन। तो आज की क्लास में अब हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, फ्रिक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम 2 लेक्चर्स में खत्म कर देंगे। आज का लेक्चर और कल एक और लेक्चर आ जाएगा, तो 2 लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। इसकी सारी थ्योरी, इसके सारे क्वेश्चंस, सब कुछ। ठीक है, नोट्स जो हैं वो मैंने बोला है कि 1-2 दिन में मैं सभी चैप्टर्स के नोट्स जो है वो वेबसाइट पर फ्री कोर्सेज वाले सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, samikshadaksh.graphy.com। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे जाके देख लेना। बाकी मैंने जितने भी चैप्टर्स पहले करा दिए हैं वो सभी चैप्टर्स को तुम्हें अच्छे से साथ के साथ कवर करके चलना है। उनको ये नहीं है कि आगे वाले पढ़ रहे हैं पीछे वाले भूलते जा रहे हैं, तो उन्हें प्रॉपरली टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस जरूर करते जाना है। ठीक है, बाकी मैं देखती हूँ कि क्वेश्चंस के जो डाउट्स आते हैं, जब क्वेश्चंस करते हैं तो डाउट्स भी आते हैं काफ़ी, है ना। तो ये वाली एक प्रॉब्लम रहती है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ। इसीलिए इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें जो कि एक मेंटोरशिप प्लस डाउट सॉल्विंग कोर्स है, जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपको मेंटोरशिप भी मिलेगी कि आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई के अलावा जो प्रॉब्लम्स हैं सभी को सॉल्व करना, डेली टारगेट, पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप, ये सब तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी डाउट्स को सॉल्व करने पर भी फोकस दिया गया है। ठीक है, तो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से बैचेस बनाए गए हैं। अगर आपको लगता है कि आप नीट 2023 तक के लिए, नीट 2024 तक के लिए प्रॉपर पूरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो नीट तक के लिए, तो कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हो, बैच सी। देन अगर आपको लगता है कि आप 1 महीने के लिए या फिर 1 वीक के लिए ट्राई करना चाहते हो, तो बैच ए है जो कि 1 वीक के लिए है, आप उसको लेकर ट्राई कर सकते हो कि आपके डाउट्स जो हैं वो सही तरीके से बता पा रहे हैं मेंटोर्स आपके या नहीं। ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल, जैसे भी आपके डाउट को बेस्ट क्लियर किया जा सकता है वैसे आपको क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, तो जो वेबसाइट है डिस्क्रिप्शन में, उसी वेबसाइट पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो एक बार जाके चेक जरूर करना। ठीक है, तो अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं, फ्रिक्शन। ठीक, तो फ्रिक्शन होता क्या है? सबसे पहले बेसिक सी लैंग्वेज में एक बात बताऊं मैं तुम्हें, फ्रिक्शन का मतलब है रुकावट। ठीक है, जब भी एक बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है, वो जैसे मैंने कहा ये एक बॉडी है छोटी सी, ये इस सरफेस पर रखी है। अब मैं इस बॉडी को चलाने की कोशिश कर रही हूँ, उसको फोर्स लगा के इसे चलाने की कोशिश कर रही हूँ। अब जब मैं इसे फोर्स लगा के इसे चलाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये बॉडी कह रही है कि मुझे ना एक रुकावट फील हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम तो फोर्स लगा रहे हो मेरे ऊपर, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे रोक रहा है, जो चाहता नहीं है कि मैं आगे बढ़ूं। देखो, फिगर बना के समझते हैं हम इस बात को, कि जैसे कि ये थी हमारी सरफेस, उसके ऊपर ये मेरा कोई बॉडी या ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, ये ब्लॉक रखा हुआ है। अब तुम कह रहे हो कि चलो, अब मैं इस पे फोर्स लगाया, तुमने फोर्स लगाया, ठीक है, अब तुम तो फोर्स लगा के इस बॉडी से कह रहे हो कि अरे बॉडी चलो आगे चलो, लेकिन ये बॉडी कहती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे ऊपर ये नीचे सरफेस की तरफ से कोई ना रुकावट आ रही है। ऐसा लग रहा है कि तुम तो कह रहे हो कि इधर चलो, लेकिन ये सरफेस जो है वो ये कह रही है कि नहीं, आगे नहीं जाना है। ऐसी वाली रुकावट, वो जो रुकावट है वही क्या है, फ्रिक्शन है। जैसे कई बार होता है ना कि हमारे दोस्त कहते हैं हमसे कि चल मूवी देखने चलते हैं, चल वहां घूमने चलते हैं, लेकिन तुम्हें पता होता है कि मूवी देखने जाने की परमिशन नहीं मिलने वाली है मम्मी से, पापा से, है ना। तो वो जो रुकावट है ना, परमिशन नहीं मिलने वाली है, वो क्या है, तुम्हें पता है, तुम्हारे दोस्त को नहीं दिख रही है ना, तुम्हें फील हो रही है, तुम्हें पता है कि हाँ भाई मेरे को परमिशन नहीं मिलेगी, मुझे पता है मेरे ऊपर एक रुकावट है। दैट इज द फ्रिक्शन। ठीक है, उससे कंपेयर करके तो व्हाट इज द फ्रिक्शन, कि वो एक अपोजिंग फोर्स जो इस बॉडी के ऊपर लगता है, जब हम इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं इसे मूव करवाने के लिए। हम फोर्स क्यों अप्लाई करते हैं, हम यही तो फोर्स इसीलिए तो अप्लाई करते हैं ताकि ये बॉडी मूव कर जाए। अब जब हम इसलिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बट इस बॉडी को क्या लगता है कि मेरे ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करके इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन को हम हमेशा हमेशा स्मॉल एफ से बनाते हैं। तो अब फ्रिक्शन की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिख सकती हूं कि व्हेन एनी बॉडी tries to move or
moves on the surface, on the rough surface, ऐसे लिखना चाहिए rough surface, ठीक है, rough surface, then it experiences a parallel and opposite force, a parallel and opposite force on it, ठीक है, which is called friction. क्लियर है, which is called friction. चलो वैसे ये डेफिनेशन तुम्हें कहीं लिखने को तो आएगी नहीं, बट फिर भी मैंने लिख दी है, ठीक है। तो अब समझ गए कि अगर तुम फोर्स लगा रहे हो उधर और इसे इधर मूव कराने की कोशिश करते थे, यानी कि हमने क्या कहा, इस डायरेक्शन में इसका मोशन है, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। वर्ड्स को पकड़ना है हमें, कैसे लगता है, पैरेलल, कैसे लगता है, पैरेलल, और कहाँ किस तरह से, अपोजिट डायरेक्शन में, पैरेलल एंड अपोजिट। ये वर्ड्स ही तो हैं जो हमारे असर्शन रीजन सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। जब हमें शब्दों का मतलब क्लियर होता है तो हम असर्शन रीजन को अच्छे से पकड़ पाते हैं। तो तुम देखो मोशन इधर है तो पैरेलल, ये देखो दो लाइन से पैरेलल ही है, ठीक है। अपोजिट क्यों, ये इधर है और ये इधर है, ठीक है, क्लियर है, पैरेलल एंड अपोजिट डायरेक्शन में ही चलता है। तो अगर मैं कहूं कि जो ये मोशन है वो अगर इस तरह से हो, देखो ये ब्लॉक रख दिया मैंने, ठीक है, अगर बाई चांस मोशन इसका इधर हो रहा है, यहां हो रहा है मोशन इस डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब इधर की तरफ फोर्स लगाया होगा, ये अप्लाइड फोर्स, तो बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, ठीक है। तो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में और पैरेलल, ठीक है। अच्छा अब तुम एक बात बताओ कि ये फ्रिक्शन लग क्यों रहा है। ये मैंने दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में थी उनको थोड़ा दूर दूर किया, ये देखो, अब ध्यान से देखो, एक ये ब्लू वाली सरफेस और ये येलो वाली, ये सरफेसेस कांटेक्ट में थी। अब फोर्स जो है वो क्यों लग रहा है, क्योंकि ये वाली जो सरफेस है और एक ये वाली जो सरफेस है, अगर हम इस तरह से बनाए इसे, इस अप्लाइड फोर्स को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये दोनों जो सरफेसेस हैं, सरफेसेस इन कांटेक्ट, सरफेसेस इन कांटेक्ट, ये जो सरफेसेस हैं ये क्या होती हैं, रफ होती हैं। अब हमें तो दिखाई नहीं दे रही है, हमें तो लगता है अरे ये तो सॉफ्ट है, हमारा हाथ तो बहुत सॉफ्ट है, ऐसे लगता है ना। अगर हाथ पे कुछ रख दो, मैंने ये रख लिया अपने हाथ पे, फिर मैं इसको मूव कराने की कोशिश कर रही हूँ, देखो ये तो बहुत सॉफ्ट लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रफनेस जो होती है वो बहुत बारीक होती है, अभी बताती हूँ मैं कैसे। तो रफ जो है, इसी रफनेस की वजह से ही ये फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। ये फ्रिक्शन क्या है, इसी रफनेस की वजह से है। तो अगर मैं इतने पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है इसको जूम करके तुम्हें दिखाऊं तो तुम्हें कैसा दिखेगा पता है, ये कुछ इस तरीके से होता है, ये इस साइड इसकी रफनेस, हमारा जो ब्लॉक है, ठीक है, अब विजिबल होगा। ये हमने अपना ब्लॉक बनाया और उसका लोअर सेक्शन, तो ये कुछ इस तरह से, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखो तो रफनेस इस तरह से बनी हुई है, इसीलिए क्या है, यहाँ पर ये रफनेस की वजह से इन दोनों सरफेसेस के बीच में क्या जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी कैसी सरफेसेस हैं, यही है हमारी रफ सरफेसेस। क्या है ये, रफ सरफेसेस, जो क्या कर रही हैं, जिनकी वजह से फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। क्लियर है इतनी बात। व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स, फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच एक्ट्स पैरेलली एंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ बॉडी विच परफॉर्म्स मोशन, ठीक है। कोई भी बॉडी जो मोशन परफॉर्म करती है उसके ऊपर अपोजिट और पैरेलल डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो तुमने क्या दो पॉइंट सीखे, पॉइंट सीखो,
देखो फ्रिक्शन से अक्सर क्या होता है, कई बार या तो बेसिक सा क्वेश्चन आता है या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन के बारे में हमने ये बात समझी कि एक्ट्स अपोजिट एंड पैरेलल, ठीक है, अपोजिट एंड पैरेलल टू द मोशन, पैरेलल टू मोशन, मोशन के अपोजिट और पैरेलल ही एक्ट करेगा। दूसरी बात हमने क्या सीखी कि एक्ट्स ड्यू टू रफनेस ऑफ surfaces in contact, ठीक है। तो इस वजह से हमारा फ्रिक्शन लगता है। तो अच्छा, फ्रिक्शन डिपेंड किस बात पे करता है, तो कुछ तो होंगे पैरामीटर। तो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, तो फ्रिक्शन दो बातों पे डिपेंड करता है, इसको बिल्कुल घोल के पी जाने वाली बातें हैं ये, ठीक है। तो पहली बात क्या है, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल या फिर नेचर ऑफ मीडियम ऑफ द टू सर्फेसेस विच आर इन कॉन्टेक्ट, मतलब जो सर्फेसेस कॉन्टेक्ट में हैं उन सर्फेसेस का मीडियम क्या है, मतलब उनका मटेरियल क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो हम क्या लिख देंगे कि नेचर ऑफ मीडियम ऑफ सर्फेसेस इन कॉन्टेक्ट, सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल रिएक्शन। आखिर ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है, अरे ये वही नॉर्मल फोर्स है। देखो जैसे कि हमारे पास ये सरफेस हो गई, ठीक है, और इस पे हमारा ये रखा है ब्लॉक, ठीक है। तो अगर मान लेती हूं कि मैं इस ब्लॉक का मास है m, ठीक है, ये हो गई हमारी टेबल, ठीक है, ये हमारा ब्लॉक हो गया। तो अब क्या हो रहा है कि भाई mg तो लगेगा ना नीचे की तरफ, तो mg लगा दिया। अब जब mg नीचे लगेगा तो इसके ऊपर, अब बताओ ये दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में हैं, तो ब्लॉक जो है वो टेबल के साथ कांटेक्ट में है, तो टेबल की तरफ से इसके ऊपर नॉर्मल लगेगा, बिल्कुल, तो इसके ऊपर ये नॉर्मल लग गया, ठीक है। तो इसी नॉर्मल के ऊपर डिपेंड करता है ये फ्रिक्शन। तो मैंने जब ये कहा कि फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल के ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकती क्या कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नॉर्मल। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कुछ तो आएगा, हाँ क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, दैट इज म्यू। तो फिर और ये लग गया नॉर्मल। अब यहां पर म्यू क्या है, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में अगर हम थोड़ा सा और देखें तो ये F अपॉन एन करके लिख सकती हूँ मैं म्यू को अगर लिख रही हूँ तो एन इसके नीचे आ सकता है, F अपॉन एन। तो एक बात बताओ, ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये भी एक फोर्स ही है, मतलब टाइप ऑफ फोर्स ही है, फोर्स का ही एक टाइप है। तो इसीलिए क्या होता है कि फोर्स से फोर्स कैंसिल हो गया, किस कंडीशन में, अगर मैं डायमेंशंस देख रही हूं तो। इसीलिए क्या होता है कि म्यू जो है वो एक डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो अब ये हमारी कहाँ का कॉन्सेप्ट बन गया, कहाँ का क्वेश्चन बन गया, ये यूनिट्स एंड डायमेंशन वाले चैप्टर का, ठीक है। तो ये भी अपने आप में ध्यान रखना है ना तुम्हें कि म्यू जो है हमारा वो डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी है। म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, तो अभी तुमने देखा कि हाँ तुम इतनी बात समझ गए, इस बात को समझ गए कि ये फ्रिक्शन जो है वो दैट इज इक्वल्स टू म्यू एन होता है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने कहा एन की वैल्यू क्या होगी फिर, तो देखते हैं कि अगर हमारा जो सरफेस है ये और उसके ऊपर मेरा ब्लॉक ये ऐसे रखा है, ठीक है, मेरा ब्लॉक ऐसे रखा है, तो इसका मास m है, तो इसके ऊपर ऐसे करके mg लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई इसके ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल।
अब एक बात बताओ, ये ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में भाग तो नहीं रहा है ना, ऐसा तो है नहीं ब्लॉक ऊपर भाग रहा है या नीचे भाग रहा है, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन वाले इसके फोर्सेस जो है वो बैलेंस्ड है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि इसका एन जो है दैट विल इक्वल्स टू mg। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर फोर्स लगाया तुमने, अप्लाइड फोर्स, ये क्या है, दिस इज द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स, अगर तुमने अप्लाइड फोर्स लगाया तो इसके ऊपर क्या होगा, एक फ्रिक्शन जनरेट होगा। ठीक है, वो फ्रिक्शन फिर किसके बराबर होगा, दैट फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू एन के बराबर होता है, अभी ऊपर ही लिखा, यही तो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, यही हमारा क्या है, बेसिक फॉर्मूला। इसी की हम और पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। तो ये म्यू एन लिखोगे, और एन क्या है, ये पहली इक्वेशन ये थी, तो हम तुम एन क्या लिख सकते हो कि फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू एम जी। ठीक है, क्या लिख सकते हो, फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू एम जी। क्या हमेशा एन इक्वल्स टू एम जी रहेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कई बच्चे ये सोचते हैं कि एन इक्वल्स टू तो एम जी ही होता है हमेशा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो फिर कब नहीं होगा, तो वो जब नहीं होगा, जैसे कि मान लो कि इस तरह से ये मेरे पास इस तरह की ये सरफेस है, ठीक है, ऐसे करके ये एक वेज बना हुआ है, दोबारा से बनाते हैं, इक्विवेलेंट बने ताकि, है ना, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब सही है, तो मेरा ब्लॉक है ये इस तरह से, ये तो गोल हो गया, ब्लॉक तो बना ही नहीं। अब ठीक है ना, इसको इससे टच करा देते हैं, ये ब्लॉक हमने इसके ऊपर रख दिया। तो अब एक बात बताओ, इसका मास है m, ये वेज है, ये क्या है, ये इस तरह से ये होता है एक वेज। ठीक है, ये वेज होता है, मतलब ऐसी टेढ़ी सी जो सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस बोलते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी सरफेस जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर है। ठीक है, तो इसका मास है m, तो इसके साथ इसके ऊपर mg तो ऐसे ही लगेगा ना, mg तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता है। ठीक है, धरती की तरफ, अर्थ की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड लग गया। अब क्या होगा कि नॉर्मल किधर लगेगा, नॉर्मल ऐसे लगा दें क्या, ऐसे नॉर्मल लगा दें, नहीं, गलत है बिल्कुल। नॉर्मल कहां से लगेगा, जहां से सरफेस कांटेक्ट में है उसके परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सरफेस ही कांटेक्ट में, तो मैं नॉर्मल कैसे लगाऊं, ऐसे, ये तो ना ऐसे सीधी लाइन में रुको, अब ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल, नॉर्मल लग गया। लेकिन क्या ये नॉर्मल और ये mg बैलेंस हो रहे हैं, नहीं हो रहे। तो फिर क्या होगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस mg के रेजोल्यूशन करने पड़ेंगे। कैसे करते हैं, देखो, अगर यहां पर ध्यान देना, ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये क्या है, 90, है ना, जो बड़ा करके देखते हैं, ये एंगल क्या है, थीटा, तो ये क्या है, 90 डिग्री, है ना, और तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो गया। अच्छा, तो अगर मैं इस mg का इस एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट करूं, तो ये वाला एंगल मेरा क्या बन के आएगा, ये वाला एंगल थीटा आ जाएगा। तो इस साइड में लिख सकती हूँ ना mg cos थीटा, इस साइड लिख सकती हूँ। अच्छा, अब जिस एक्सिस के अलोंग mg cos थीटा रहा है, उस एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, कितना जाएगा, mg sin थीटा, ये चीज जाएगी। ठीक है, तो अब इसको बना देते हैं जस्ट परपेंडिकुलर, क्या, mg sin थीटा। ठीक है, अब इसको छोटा कर देते हैं, अब तुम समझ चुके हो। ठीक, क्लियर है, तो mg cos थीटा और mg sin थीटा। अब देखो, वो बात अलग है कि अभी यहाँ पर ये नीचे मूव करेगा या नहीं करेगा, ये सब डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन तुम्हें ये देखना है कि नॉर्मल अब किससे बैलेंस हो रहा है, mg cos थीटा से। क्यों मैं कह रही हूँ बैलेंस हो रहा है, क्या ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में कहीं भाग रहा है, नहीं भाग रहा, इसका मतलब ये वाले फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं। फिर तुम कहोगे mg sin थीटा का क्या हुआ, इसकी वजह से ये नीचे गिर जाएगा क्या। देखो यहाँ पर क्या होगा कि फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। अब
और भी काफी सारी डिटेल्स हैं इसमें, है ना, ये इस एंगल पे डिपेंड करता है, अभी एंगल ऑफ रिपोज वगैरह ये सब पढ़ेंगे। तो अभी तुम इस पे ध्यान मत दो कि इसका क्या होगा और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसकी क्या क्या कंडीशन होगी, ठीक है, वो मैं तुम्हें कल के लेक्चर में कवर कराऊंगी, फिर तुम्हें सच में मजा आ जाएगा बिल्कुल, फिर कभी नहीं भूलोगे तुम जो मैं कल पढ़ाऊंगी, मतलब नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके बाद का। तो ये देखना है बस तुम्हें, यहाँ पे ये नॉर्मल जो है वो mg cos थीटा से बैलेंस हो रहा है, यानी कि नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू यहाँ से n इक्वल्स टू mg cos थीटा, ठीक है। तो अगर मैं फ्रिक्शन लिखूं तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू एन होता है। तो अगर हम यहाँ पे बनाएं कि भाई यहाँ पे फ्रिक्शन हो, तो ये फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है, किसके बराबर हो गया, म्यू एम जी कॉस थीटा। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि नॉर्मल इज नॉट ऑलवेज इक्वल्स टू एम जी, ठीक है, हमेशा नॉर्मल एम जी के बराबर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है। चलो इतनी बात तो आई थिंक सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया है। तो इतनी देर से हमने ये समझ लिया कि फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करता है, तो अब आखिर ये देखते हैं कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड नहीं करता है। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये दोनों बातें तुम्हारी क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड नहीं करता फ्रिक्शन, सोचो, किसी को क्लू हो तो बताओ। तो पहली चीज क्या है, एरिया ऑफ, पहली चीज क्या एक ही है, एरिया ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट, सरफेसेस इन कांटेक्ट। मतलब कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए और उसमें इस तरह से लिखा हो कि एरिया मतलब फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ देयर कांटेक्ट, क्या ये स्टेटमेंट सही है, नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई डिपेंड करते ही नहीं। कैसे, अब चलो दिखाऊं फिगर से बना के। ये सरफेस है और ये मान लो कि मेरा ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये मेरी सेम मटेरियल की बनी हुई सरफेस है। अब बात ये है कि अगर ये लोहा है और ये चांदी है, तो ये भी लोहा है और दूसरी मैं जो बनाऊंगी वो चांदी ही होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है इसमें से निकाल के इसे बेचने नहीं जाना, है ना, कि तुम्हें मिल जाएगी चांदी है भाई अब बेच आते हैं कुछ तो मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब अब ये है कि मैं जो हमने बोला था ना मीडियम वाली बात कि मीडियम पे भी डिपेंड करता है, तो हमने क्या कर दिया, ये दोनों क्या कर दिया हमने, सेम मटेरियल के बना दिए, ठीक है। अगर ये आयरन का है, ये भी आयरन का होना चाहिए, और ये एल्यूमिनियम है तो ये भी एल्यूमिनियम, तो कॉम्बिनेशन किसका है, आयरन एल्यूमिनियम का, कॉम्बिनेशन किसका है, आयरन एल्यूमिनियम का, तब की बात है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर रख लेते हैं, ठीक। अब तुम देखो इसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, एरिया ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट जो है वो अगर मैं मान लूँ कि A1 है और इसका एरिया जो है कांटेक्ट वाला दैट इज A2, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि एरिया जो कांटेक्ट में A2 वाला है वो बड़ा है ना, लेकिन बट फ्रिक्शन बट फ्रिक्शन ऑन, अब ये भी तो कंडीशन है कि अगर इसका मास m है तो इसका भी मास m होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, तुम्हें पता है कि फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रिक्शन इक्वल्स टू होता है म्यू एन, और इस तरह की कंडीशन में अगर ये हॉरिजॉन्टली सरफेस पे रखा हुआ है तो म्यू एम जी हो जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही तो ब्लॉक रखा है, तो एन की वैल्यू एम जी आएगी। तो अब क्या है, जितना ज्यादा मास होगा ऑब्वियसली फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा, है ना, तो जितना ज्यादा मास होता जाएगा, मास बढ़ेगा तो क्या होगा, नॉर्मल बढ़ेगा, नॉर्मल बढ़ा तो इस बॉडी का इस सरफेस के साथ अटैचमेंट बढ़ेगा, और जितना ज्यादा अटैचमेंट बढ़ेगा उतनी तो रुकावट आएगी अगर वहां से अलग होने में। जैसे होता है ना कि कभी कभी हम कहीं चले जाते हैं, जैसे कुछ बच्चे कोटा तैयारी करने गए, पता चला कि उनका वहां पे बहुत अच्छे दोस्त बन गए, तो फिर जब वहां से वापस आ रहे हैं तो फिर उन्हें बहुत दुख होता है, क्यों, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई है,
है ना, अच्छे दोस्त बन जाते हैं, तो अच्छे दोस्त बन जाते हैं, अटैचमेंट ज़्यादा हो जाता है, फिर वहाँ से निकलने में दिक्कत ज़्यादा आती है। तो वही चीज़ है, तो जितना ज़्यादा मास होगा, मास बढ़ेगा तो नॉर्मल बढ़ेगा, नॉर्मल बढ़ेगा तो अटैचमेंट बढ़ जाएगा, अटैचमेंट बढ़ेगा तो अगर कोई इस पे फोर्स लगा के इसे चलाने की कोशिश करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स आता है, रुकावट आती है, चलने से पहले जो रुकावटें आ रही हैं मतलब फ्रिक्शन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो खैर इसीलिए मैंने एरिया वाला फैक्टर हम कब देखेंगे, जब ये नेचर, देखो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो फ्रिक्शन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा था कि जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में आ रही हैं उनका मीडियम क्या है और नॉर्मल रिएक्शन क्या है, यही तो दोनों पढ़े थे हमने। तो हमने क्या कर दिया, दोनों का मटेरियल सेम कर दिया, ये देखो, और मास दोनों का सेम कर दिया, मास सेम कर दिया। अब देखेंगे कि एरिया ऑफ कांटेक्ट पे तो डिपेंड नहीं कर रहे, तब पता चला कि बट फ्रिक्शन इन बोथ केसेस will be same, ठीक है, फ्रिक्शन जो होगा वो दोनों ही केसेस में सेम रहेगा। क्लियर है इतनी बात? तो जिन पे डिपेंड कर रहा था फ्रिक्शन हमने उनको कांस्टेंट कर दिया, तभी तो हम देख पाएंगे कि इस वाले फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं। तो हमारे पास दो तरीके के फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, दो तरीके के फ्रिक्शन पढ़ते हैं। अब स्टैटिक फ्रिक्शन को और काइनेटिक फ्रिक्शन को अलग अलग तरीके से पढ़ने से अच्छा है एक कहानी सुनो जरा। ठीक है, कहानी सुनाऊं मैं तुम्हें, कहानी की तरह समझना कि जैसे ये सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो अभी ये ब्लॉक जो है वो इसके साथ हम जो जो करेंगे वो एक काम करते हैं, टेबल पे ड्रॉ करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे तो टेबल से क्या होता है अच्छे तरीके से समझ आ जाता है। टेबल में हम किस किस के बारे में बात करेंगे कि हमने कितना फोर्स लगाया, इसी को हम इंग्लिश में लिख देते हैं अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अप्लाइड फोर्स, और उसकी वजह से कितना फ्रिक्शन पैदा हुआ, ठीक है, फिर मोशन हुआ कि नहीं हुआ, ये बात। ठीक है, अच्छा, तो पहले क्या हो रहा था कि ये जो ब्लॉक है वो इस सरफेस के ऊपर ऐसे ही रखी हुई थी, रखी है, कोई अप्लाइड फोर्स मैंने नहीं लगाया, जीरो अप्लाइड फोर्स। जब कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लगाया तो कोई मोशन भी नहीं हुआ, जब मैंने फोर्स ही नहीं लगाया तो बॉडी चली ही नहीं, बॉडी चली ही नहीं। अब मैंने कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लगाया तो फ्रिक्शन भी जीरो रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका मतलब एक पॉइंट क्या क्लियर हुआ कि इफ अप्लाइड फोर्स इज जीरो तो फ्रिक्शन इज जीरो। ऐसा नहीं है जैसे कई बार बच्चे पढ़ लेते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन विच एक्ट्स ऑन द बॉडी व्हेन इट इज एट रेस्ट, ये डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, है ना, बट अभी भी तो रेस्ट पे है, रेस्ट मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, रेस्ट ही तो है ये, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती क्या, रेस्ट, है ना, तो इसका मतलब फ्रिक्शन क्यों नहीं लगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स जीरो है। ठीक है, तो ये दिमाग में कभी नहीं रखना कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा लगता ही रहेगा, भाई जब तक अप्लाइड फोर्स नहीं है तब तक फ्रिक्शन तो लगना ही नहीं है। ठीक है, तो हम एक स्टेटमेंट यहां से समझे कि इफ साथ के साथ लिख देती हूँ इस स्टेटमेंट को, जो हम स्टेटमेंट यहां से सीखेंगे वो स्टेटमेंट्स लिखते जाते हैं। क्या सीखा हमने कि इफ अप्लाइड फोर्स इज जीरो, अप्लाइड फोर्स इज जीरो, then applied force is zero, then friction will be zero, friction will be zero। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या रहेगा, जीरो। चलो अब फोर्स लगाते हैं। जैसे सपोज करो कभी तुम्हारे घर पे सोफा रखा हो तो दिवाली की सफाई होती है ना, तो क्या करती है मम्मी कि अभी सोफा ऐसे रखा था, चलो थोड़ा टेढ़ा करके दूसरी डायरेक्शन में लगा के देखते हैं, तो फिर तुम्हें बुलाती है कि बेटा आओ जरा इस पे फोर्स लगवाओ, है ना, तो क्या तुम्हारे ऐसा होता है कि तुम जरा सा फोर्स लगाया और तुमने तुरंत सोफा खिसक गया, अरे इतने बाहुबली टाइप तो तुम हो नहीं, इतना तो मुझे भी पता है ना। तो पहले क्या होता है, थोड़ा सा फोर्स लगाया नहीं खिसक रहा, फिर तुम देखते हो कि और लगाना पड़ेगा, नहीं खिसक रहा, फिर तुम देखते हो और लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाके खिसकता है ना। तो
फोर्सेस के बारे में बात करेंगे जिन फोर्सेस पे ये जो सोफा था तुम्हारा वो खिसक नहीं रहा था। तो देखो मान लेते हैं कि हमने ये जो हमारा सोफा है ये एक जमीन पे रखा हुआ है, ठीक है, कभी मैं इसे बॉडी बना देती हूँ, कभी सोफा बना देती हूँ, तुम बस फीलिंग समझा करो, है ना। तो सपोज करो 5 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, फोर्स की यूनिट तो 5 न्यूटन ही लिखूंगी ना, तो तब भी सोफा नहीं चला, रेस्ट पे ही रहा, मोशन जीरो, मतलब मोशन हुआ नहीं, रेस्ट पे था। तो अभी मैं रेस्ट पे था तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, जितना अप्लाइड फोर्स रहेगा उतना ही फ्रिक्शन लगेगा। मतलब कि जितना तुम फोर्स लगा रहे हो रुकावट भी उतनी ही है, तभी तो बॉडी चल नहीं पा रही है। तुम खुद सोचो, हम बेसिक क्या पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, कोई बॉडी है, इसके ऊपर आपने इधर से फोर्स लगाया, इधर F1 लगाया, इधर भी F1 ही लगा, तो नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, एफ नेट ए नेट जीरो हो गया। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब अगर ये पहले v इक्वल टू जीरो पे रखा था तो बाद में भी जीरो पे ही रखा रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी बदलेगी ही नहीं, और वेलोसिटी का बदलना ही तो क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी का नो बदला, मतलब नो वेलोसिटी में बदलाव, है ना, कुछ भी बोल देती हूँ, मतलब चीजें सही बोलिए, शब्द थोड़े से ऐसे हो गए उल्टे उल्टे से, ठीक है। चलो पुरानी चीज रिवाइज कराई थी, अभी भी नहीं हुआ, फिर हमने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, पता चला सोफा अभी भी नहीं खिसक रहा है। मम्मी कह रही बेटे दम लगा, खाता पीता नहीं है कुछ भी, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, उतना ही। क्यों, क्योंकि तुम जितना लगा रहे हो फोर्स उतना ही अपोजिट में फ्रिक्शन आता जा रहा है। मतलब फ्रिक्शन क्या है, अपोजिट, रुकावट, है ना। तुमने देखा भाई मैंने 10 लगाया, इसने रुकावट भी 10 बढ़ा दी, ठीक है अब मैं और बढ़ाता हूँ। तुमने कहा कि लो मैंने 15, अभी भी नहीं हुआ, अब क्या करें। तो अभी भी रुकावट कितनी है, ऑब्वियसली रुकावट 15 न्यूटन ही होगी, है ना। तो अब 20 न्यूटन तुमने लगाया, पर अभी भी ये रेस्ट पे है, बट अब सोफा सोच रहा है कि यार बेचारा इतनी देर से लगा रहा है फोर्स, इसकी मम्मी भी इस पे डांट लगा रही है कि कुछ खाता पीता है नहीं है, सोफा ही नहीं खिसका पा रहा है। तो सोफा सोचने लगा कि चलो मतलब सोफा के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स था, तो फ्रिक्शन फोर्स सोचता है कि चलो अब मैं एक लिमिट तक ही बढ़ूंगा, अब ज्यादा रुकावट नहीं करूंगा। तो अब इसके बाद इसने बढ़ाया अपना फोर्स, तो मैं चल पड़ूंगा, बट अभी तो इतनी ही रुकावट दूंगा। जैसे अभी इसने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 20 न्यूटन की ही रुकावट इसने दी, लेकिन अब फ्रिक्शन के अब फ्रिक्शन की लिमिट रीच हो चुकी है, अब इससे ज्यादा ये रुकावट नहीं लगा सकता। तो अब अगर तुमने 21 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन की तो लिमिट 20 न्यूटन की थी, अब क्या होगा, तो फ्रिक्शन अभी भी 20 न्यूटन ही लग रहा होगा। बचा हुआ अब नेट फोर्स कितना है, देखो तुम अब अप्लाइड फोर्स तुम्हारा अगर एफ ये है कैपिटल एफ, और तुम्हारा फ्रिक्शन जो अपोजिट डायरेक्शन में है, ये अगर तुमने 21 लगाया और ये अगर 20 है, तो नेट फोर्स कितना बचा, 1 न्यूटन, ठीक है। तो तुम्हारे पास 1 न्यूटन के फोर्स के साथ मोशन होने लगेगा, 1 न्यूटन के फोर्स के साथ मोशन होने लगेगा। अब तुमने अगर 22 लगा दिया तो फ्रिक्शन अभी भी 20 न्यूटन है, लेकिन 2 न्यूटन के फोर्स के साथ मोशन होने लगेगा। अब इसको और थोड़े से अच्छे एग्जाम्पल से समझो, जैसे सपोज तुम्हारा कोई छोटा भाई हो, तुम पहले उसके थोड़ा सा धीरे से गाल पे थप्पड़ मारना, ऐसे हल्के से, वो कुछ नहीं बोलेगा, फिर तुम थोड़ा सा और तेज मारना, फिर भी कुछ नहीं बोल रहा, फिर और तेज मारना, फिर भी कुछ नहीं बोल रहा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा वो कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब वो सहन कर रहा है कि हाँ ठीक है मार रहे हैं मारने दो, बड़े भैया है बड़ी दीदी के हैं मार रही है मारने दो। एक लिमिट ऐसी आएगी वो सोचेगा अब की बार इससे ज्यादा इन्होंने थोड़ा सा भी मारा ना, मैं रो जाऊंगा, चिल्लाऊंगा और मम्मी या पापा से शिकायत करूंगा और फिर पड़ेगी इनकी डांट। तो दैट इज द पॉइंट। कब आया था वो पॉइंट, यहां आया था कि तुम देखो यहाँ पे तुम फोर्स पे फोर्स लगाए जा रहे थे, पहले तुम जितना फोर्स लगाते उतनी रुकावट, जितना फोर्स उतनी रुकावट, फोर्स रुकावट बराबर चल रहा था सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पे मोशन हो ही नहीं रहा था। फिर एक पॉइंट आया जहां पर जो बॉडी थी वो जस्ट अब चलने ही वाली थी। तो जब जस्ट बॉडी चलने ही वाली होती है उस वक्त जो फ्रिक्शन होता है दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन।
अब ये लिमिटिंग कहाँ से आ गया, स्टैटिक बोला था। इसका मतलब जब तक आप फोर्स लगा रहे थे, ये कहां तक के लिए लिया है मैंने, यहां से, जब तक आप फोर्स लगा रहे थे और बॉडी रेस्ट पर ही थी, बॉडी रेस्ट पर ही थी। अब जब स्टैटिक फ्रिक्शन की स्टार्टिंग में डेफिनेशन बोली थी मैंने, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, द फ्रिक्शन दैट एक्ट्स व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। तो जब बॉडी रेस्ट पे थी, बॉडी चल ही नहीं रही थी, तब जो हम फ्रिक्शन आ रहा था हमारे पास, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और इसी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी मैं आगे लिखाऊंगी स्टेटमेंट वाइज, ये टेबल के फॉर्म में इसलिए समझाया है ताकि तुम्हें थोड़े से अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो जब तक बॉडी चल नहीं रही थी तब तक जो भी फ्रिक्शन आ रहा था वो सारा का सारा क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, और उसी स्टैटिक, ये 5 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन, ये भी स्टैटिक, ये भी स्टैटिक, ये भी स्टैटिक। क्यों स्टैटिक है, क्योंकि रेस्ट पे है। अच्छा, इसका नाम फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों दे दिया, तो इस ऐसे इस साइड लिख देती हूं मैं इस तरह से। ठीक है, अब ये सारा क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि यहाँ सब कुछ क्या है, रेस्ट पे रहा है। ये वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन नाम क्यों दिया है, क्योंकि दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ लिमिटिंग, दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी ने डिसाइड कर दिया था कि अब तो मैं चली जाऊंगी, मतलब बॉडी जस्ट स्टैंड टू मूव, बॉडी अब बस जस्ट मूव करने वाली है, थोड़ा सा और फोर्स लग जाए। और जब बॉडी मूव करने लग जाती है, फिर जो फ्रिक्शन आ रहा होता है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन दैट एक्ट्स ऑन द बॉडी व्हेन इट इज इन द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बॉडी व्हेन इट इज एट रेस्ट, द फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन अ बॉडी व्हेन इट इज एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। तो होता क्या है, होता यह है कि जब आप अप्लाइड फोर्स नहीं लगाते, कोई फ्रिक्शन नहीं आता, कोई रेस्ट नहीं, तो रेस्ट पे रहता है। फिर आप थोड़ा फोर्स लगाते हो, थोड़ा फ्रिक्शन आता है, तब भी बॉडी रुकी रहती है। फिर इस तरह से आप फोर्स बढ़ाते जाते हो, बॉडी रुकी ही रहती है। फिर एक पॉइंट आता है जहां पर फ्रिक्शन की लिमिट, बस भाई अब इससे ज्यादा मैं रोक नहीं सकता, तो उस पॉइंट के बाद फिर क्या होता है, फिर आप थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ाते हो, बॉडी चल पड़ती है। ठीक है, क्लियर है। अब इनको थोड़ा सा और स्टेटमेंट वाइज समझ लेते हैं। तो आगे के स्टेटमेंट्स जो है वो मैंने थोड़ा लिख के रखे हैं, इनको समझाती हूँ। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हमने स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दो देखे। अब स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में देखो जरा फिर से, वही बात है, एक्ट्स व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। तो स्टैटिक का मतलब ही होता है ना रुका हुआ, तो ये कब एक्ट करता है, जब बॉडी क्या होती है, रेस्ट पे, या फिर जस्ट मूव करने वाली है। तो जस्ट मूव करने वाली पे कौन सा है ये, यहीं पर तो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इट एक्ट्स मतलब कौन, स्टैटिक फ्रिक्शन, जब अप्लाइड फोर्स इज नॉट एबल टू मूव द बॉडी। ये स्टैटिक फ्रिक्शन जब लग रहा होता है जब आपके द्वारा लगाया हुआ फोर्स बॉडी को मूव नहीं करा पा रहा होता। ठीक है, ये जब लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जब आपके द्वारा लगाया हुआ फोर्स बॉडी को मूव नहीं करा पा रहा है। तो इट एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। मैंने बताया था ना यहाँ पे देखो कि 5 लगाया तो 5 स्टैटिक फ्रिक्शन, 10 लगाया फोर्स तुमने तो 10 स्टैटिक फ्रिक्शन, 15 लगाया तो 15 स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो अपने आप को एडजस्ट करता है, किसके अकॉर्डिंग, अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग, लेकिन एक लिमिट तक। लेकिन एक लिमिट तक, मैंने बताया ना, तुम अपने भाई को मारते जाओ तो पड़ मारते जाओ मारते जाओ, वो एक लिमिट तक ही सहेगा, फिर एक लिमिट आने के बाद तो फिर तो वो बोल पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, कब तक वो मैक्सिमम अपोज कर पाएगा, मैक्सिमम अपोज कब तक कर पा रहा है, जहां, वही क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात कि हमारी ये सारे पॉइंट्स हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन से क्लियर हो गए। तो आगे की चीजें थोड़ी मैंने लिख रखी है, मैं उन्हीं को समझाती हूँ, है ना। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, एफ एस को ही तो मैंने कहा था स्टैटिक फ्रिक्शन लिखेंगे हम यहाँ पर। ये क्या है मेरा, एफ एस, एफ एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो एफ एस कोई सा भी फ्रिक्शन हो, स्टैटिक हो काइनेटिक हो, कैसा भी हो, वो सब के सब नॉर्मल पे ही डिपेंड करते हैं। तो अब तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो इक्वल, अच्छा यहाँ पे सिर्फ इक्वल क्यों नहीं आया, ये ऐसे लेस देन इक्वल टू का साइन क्यों आया, वो भी मैंने आगे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये क्यों आया वो बताया मैंने। तो अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो फिर म्यू एस कॉन्स्टेंट आया। म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। अच्छा, अब ये और ये क्या है, लेस देन इक्वल टू का साइन है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों आया, तो ये जो लेस देन वाला साइन है
ये कह रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो अपने आप को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये इक्वल टू का साइन क्या है, इसको समझो पहले। जैसे कि हमने कहा, तुम्हारे माइंड में एक बात नहीं आई कि हमें पता कैसे चलेगा कि मैक्सिमम लिमिट कौन सी है। मतलब कोई बॉडी है, वो किसी सरफेस पे रखी है, जैसे सोफा रखा था जमीन पे, है ना, तो जो सोफा और जमीन के बीच में फ्रिक्शन लग रहा था, उस वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, तुम थोड़ा फोर्स लगाते थे, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इसका मतलब बदलता जा रहा है। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो इस फॉर्मूले से निकालो। तुम्हें क्वेश्चन में म्यू एस दे रखा होगा, फिर तुम्हें नॉर्मल निकाल लोगे, तुम एम जी या फिर जो भी स्लैंट कैसा भी रखा हो उसके हिसाब से तुम अपना नॉर्मल निकाल लोगे। म्यू एस तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो म्यू एस और नॉर्मल का जब मल्टीप्लाई करके तुम निकालोगे तो तुम्हें मिलेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब वो जो वैल्यूज थी, स्टैटिक फ्रिक्शन तो हमारा एडजस्ट होता है ना अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग, इसीलिए इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन तो छोटा भी हो सकता है जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे। ठीक है, समझ गए बात को। एक बार फिर से बताती हूँ कि ये जो लिमिटिंग, ये वाली जो वैल्यू थी, ये जो वैल्यू है ना, ये तो मैक्सिमम वैल्यू थी, ये लिमिटिंग वैल्यू जो है वो फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। यही वैल्यू हम किससे निकाल लेते हैं, एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन से, इससे हमने ये निकाल ली। ठीक है, तो ये हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। तो म्यू एस हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है, एन भी हमें क्वेश्चन से मिल जाता है, तो हम इससे हाईएस्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। इनको क्यों नहीं निकाल पाते, क्योंकि भाई ये सब तो अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड कर रही है ना, जैसे अप्लाइड फोर्स लगाओगे वैसी मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज तो इससे छोटी रही ना, इसीलिए म्यू एफ एस इक्वल टू लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन लिखते हैं। ठीक है, ओके, आई होप अब समझ आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे ना तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन, जब बॉडी चल रही होती है तब उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है, ऐसा नहीं है कि अब बॉडी चलने लगी है तो अब इसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन तब भी लगेगा। ठीक है, और ये क्या होता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि वो बदलता रहता है, बढ़ता रहता है ना, अप्लाइड फोर्स के हिसाब से चेंज होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन को हम एफ के से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ स्मॉल एफ और ये के। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तुम वही चीज है यहाँ पर भी, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो म्यू के, व्हाट इज म्यू के, म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्लियर। तो सिंपल थी इतनी बात। अब हम देखेंगे ग्राफ जो कि फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में बनेगा। ये ग्राफ कैसे बनता है, फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले अगर फोर्स, अप्लाइड फोर्स 0 है तो बताओ फ्रिक्शन क्या होगा, 0। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों ने सही सही बताया है ना। फिर यहाँ पर ही आ गए, यहीं आ गए हम। ठीक है, अगर हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएं, मतलब अप्लाइड फोर्स अगर बढ़ता जाए तो फ्रिक्शन भी तो उतना ही बढ़ता जाता है ना, जितना अप्लाइड फोर्स उतना ही फ्रिक्शन। तो इसका मतलब अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे, अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक, ऐसा नहीं है कि भाई बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, ऐसे थोड़ी है। अब बढ़ते ही जाता अगर तो हम किसी भी अप्लाइड फोर्स को किसी बॉडी को मूव ही नहीं करवा पाते, बढ़ता जा रहा है लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है, अच्छा, फिर क्या होता है कि थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम। ठीक है, और फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। ये कांस्टेंट वाला कौन है, काइनेटिक फ्रिक्शन। कांस्टेंट वाला कौन है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये जब तक बढ़ता जा रहा था अप्लाइड फोर्स के साथ तो ये कौन सा वाला फ्रिक्शन था, स्टैटिक फ्रिक्शन। एक लिमिट तक ही बढ़ा, जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और ये जो है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि कांस्टेंट हो चुका है। अच्छा, ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन उससे थोड़ा सा कम रहता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तभी तो हम कहते हैं ना
कि साइकिल को बस जस्ट स्टार्ट करने में थोड़ा सा लगता है कि फिर साइकिल चल जाती है तो फिर आराम से चल जाती है ना। मतलब किसी भी चीज को शुरू करने में दिक्कत आती है और फिर उसके बाद जैसे वो चलने लगती है फिर वो स्मूथ हो जाती है, उसका चलाना आसान हो जाता है ना। तो वो इसीलिए कि काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम रहता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, इसलिए तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेसर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों बोला मैंने, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन भी तो स्टैटिक फ्रिक्शन का ही एक टाइप है। ठीक है, तो हम इस स्टेटमेंट से, इस ग्राफ से क्या समझे, हम इस ग्राफ से ये समझे कि हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। ठीक है, या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इस तरह से लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, ये ब्लॉक है जिसका मास है क्या 1 kg, इज प्लेस्ड ओवर रफ सरफेस। अब देखो रफ सरफेस आएंगी, ये क्या है, रफ सरफेस। ठीक है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन एज शोन एंड अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, ये देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की क्या वैल्यूज होंगी अगर एफ जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हमें म्यू एस दे रखा है 0.5, म्यू के दे रखा है 0.4। देख रहे हो तुम कि म्यू एस की वैल्यू ज्यादा है, म्यू के की वैल्यू कम है। ठीक है, तो म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.5, म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.4। तो म्यू एस से थोड़ा सा कम होता है, जैसे मैंने अभी अभी बोला था कुछ ऊपर, मैंने जैसे ये वाली बात बोली ना कि काइनेटिक फ्रिक्शन स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन हम कह सकते हैं, तो उसी तरह से म्यू के इज स्लाइटली लेस देन द म्यू एस। ठीक है, ये वाली बात हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा इस तरह से तुम्हें मिलेगा कि हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो थोड़ा सा छोटा रहेगा। ठीक है, तो अब तुम्हें फ्रिक्शन फाइंड करना है, तो अब तुम देख सकते हो कि इसका मास है 1 kg, तो इस अगर मैं इसका m लिख दूं अभी तो इस पे लगेगा mg नीचे की तरफ, तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है तो नॉर्मल भी क्या होगा n इक्वल्स टू एम जी के बराबर ही, यानी कि 1 इंटू 10 यानी कि 10 न्यूटन। तो हमारा नॉर्मल आ गया 10। ठीक है, तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन निकालूं तो मैं क्या लिखूंगी म्यू एस एन, तो म्यू एस कितना दे रखा है 0.5 इंटू 10, तो क्या इक्वल्स टू क्या आ गया 5 न्यूटन। ठीक है, और एफ के यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन निकालें तो दैट इज म्यू के एन इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू 10 यानी कि 4 न्यूटन। तो तुम देख सकते हो कि हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम आया है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉडी है 30 kg की, a 30 kg block rest on the rough horizontal surface। ठीक है, ठीक है, तो कंडीशन कुछ ऐसी होगी कि हमारा यहाँ बना देते हैं फिगर, है ना, ये ऐसी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर 30 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है, 30 kg। ठीक है, अच्छा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, सही बनाया मैंने। फिर बोल रहा है कि अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, मतलब क्या हो गया 200 न्यूटन का इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, फिर क्या होगा, ब्लॉक एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा इस फिगर को उठा के ना हम इधर रख लेते हैं, क्योंकि इधर रख लेते हैं इधर। ठीक है, तो पहले ब्लॉक जो था, अब क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लॉक एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इन 2 सेकेंड। मतलब ये है कि ब्लॉक 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड ले लेता है 2 सेकेंड के अंदर और वो शुरू करता है रेस्ट से। तो इसका मतलब अगर यहाँ रेस्ट पे है तो यहाँ पर मान लो कि यहाँ पहुंचकर अब इसकी स्पीड कितनी हो गई है, इसकी स्पीड हो गई है 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर u इक्वल्स टू इसका 0 था और ये v इसकी फाइनल आ गई। ठीक है, और यहाँ से
यहाँ तक पहुंचने में से टाइम कितना लगा है, 2 सेकेंड्स। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की क्या वैल्यू होगी, हमें ये निकालनी। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने का मतलब ये है कि पहले फ्रिक्शन ही तो निकाल लो तुम, ठीक है, फ्रिक्शन ही निकालो। तो अब पहले ये पता करो अब क्या करेंगे, जब भी तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इस तरह से दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, तो कहीं पर भी एक्सेलरेशन, देखो फोर्स निकालना है, देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है हमसे, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है, तो मतलब है कि तुम्हें फ्रिक्शन निकालना है, और फ्रिक्शन निकालना है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें फोर्स निकालना पड़ेगा, और फोर्स निकालने के लिए तुम्हें चाहिए एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे, इसका एक्सेलरेशन निकालने पे ध्यान देते हैं। तो मैं लगाती हूँ इक्वेशन कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 4, इनिशियल क्या थी 0, प्लस एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, टाइम क्या था 2 सेकेंड। तो इस तरह से a इक्वल्स टू क्या आ गया 4/2, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स तुम्हारा, तुम्हें क्या मिलेगा इससे, एफ नेट क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन क्या है 2 और मास क्या है 30 kg, ठीक है। तो इस तरह से मेरा एफ नेट आ जाता है 60 न्यूटन। क्या आ गया एफ नेट 60 न्यूटन। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये, अब हमें तो क्वेश्चन में तो सिर्फ ये 200 न्यूटन ही दिखा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है। तो क्वेश्चन जो है वो ये है कुछ कि जो एफ माइनस एफ इक्वल टू ये एफ नेट आया है, एफ क्या है मेरा 200 न्यूटन, फ्रिक्शन पता नहीं है, और एफ नेट आ गया है 60, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्रिक्शन निकालते हैं। तो 200 माइनस 60 इज इक्वल टू फ्रिक्शन इक्वल टू आ गया 140 न्यूटन, ठीक है। तो तुम्हें अपना 140 न्यूटन फ्रिक्शन मिल गया। अब तुम्हारे पास फ्रिक्शन आ चुका है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा और जगह नहीं गिरते हैं ना। तो अब जब फ्रिक्शन आ चुका है तो फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या होता है म्यू एन, है ना। तो म्यू इक्वल्स टू आएगा तुम्हारे पास, म्यू निकालना है ना, बाद में निकालते हैं, फ्रिक्शन की जगह रखते हैं 140, म्यू की जगह म्यू रखते हैं, एन की जगह पे क्या रखेंगे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है तो एम जी लगा देंगे। एम कितना है 30 और जी कितना है, या फिर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, है ना, एम जी लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 140 इक्वल्स टू म्यू, और एम क्या है 30, जी क्या है 10, ठीक है। अभी हम फिर देखो आगे यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं इतनी जगह में यहाँ पर। तो म्यू इज इक्वल्स टू हो गया 140 अपॉन 300, तो ये हो गया 14/30, तो म्यू इज इक्वल्स टू हो गया 7/15, ये समथिंग आ जाएगा 0.4 के, है ना, क्योंकि 15 4 जा 60 समथिंग होता है ना, तो 0.47 ऐसे कुछ लिख सकते हैं। तो 0.47 वाला हम आंसर लगा देंगे सी। 0.4 तो आ रहा था ना, 0.4 देख के तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई सी होगा हमारा आंसर, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ा तुमने क्या, जब बॉडी चलती है तब। तो दो तरीके का होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। अब तुम एक बात बताओ, तुम्हारे घर में दो चीजें हैं, एक है सिलेंडर और एक है सोफा। बताओ किसे खिसकाना ज्यादा आसान होता है, जबकि सिलेंडर के अंदर इतनी सारी गैस भरी होती है, इतना भारी होता है सिलेंडर अगर देखा जाए, उतने ही वजन का अगर वो हो सोफा सेम मास का, तब भी तुमने फील किया होगा कि सिलेंडर को मूव कराना आसान है एज कंपेयर टू सोफे को। क्यों, सोफा क्या है, रिजिड सी स्लाइड सी, मतलब एक सॉलिड सी बॉडी है, ठीक है। और जैसे कि हम इससे ब्लॉक टाइप बना दिया, ठीक है। तो अगर मैं इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाऊं ऐसे करके एफ, तो इसको किसी सरफेस पर रखते हैं, है ना, ये सरफेस पर रख दिया, इसको भी सरफेस पर रख दिया, तो क्या होगा, अब इसके ऊपर इधर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा जो कि क्या होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन इधर लग रहा है। अभी हम इस पर फोर्स लगा दें तो इस पर क्या लगेगा रोलिंग फ्रिक्शन,
भूल जाओ तो इतना बात ध्यान रखना ना कि भारी भारी से सिलेंडर्स को भी मूव कराना कितना आसान हो जाता है, एक हल्का सा किक मारो, खड़क 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 मूव करता चला जाता है ना। लेकिन क्या एक हल्की सी किक मारो, तुम कितना आसान सा भी होगा ना, कुछ छोटा सा मतलब छोटा सा ब्लॉक भी होगा, तब भी वो आराम से ऐसे सकता हुआ नहीं जाएगा, है ना, सेम मास का होगा। तो दैट इज द थिंग कि अगर इस तरह से ब्लॉक टाइप कोई भी बॉडी होती है तो उसके ऊपर क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि गोल गोल टाइप की कोई भी बॉडीज होती है उन पे लगता है, ठीक है। तो हमें ये पता चलता है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसीलिए गोल गोल बॉडीज को मूव कराना आसान हो जाता है। ये बात इतनी छोटी आसान प्यारी सी बात, इस पे देखो नीट में क्वेश्चन भी आया है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब कहते हैं ना कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन तो कहीं आते नहीं है भाई, मतलब ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं इतना फोकस करती हूँ एक एक वर्ड को पकड़वाने के लिए, मैं तुमसे कहती हूँ ना कि शब्दों को पकड़ो, शब्दों को पकड़ो। क्यों बोलती हूँ मैं शब्दों को पकड़ो, इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि जिसने शब्दों को पकड़ लिया वो निकाल जाएगा आराम से सारे ये ऐसे क्वेश्चंस तो यूं यूं चुटकियों में होते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि मतलब मेरे हिसाब से तो तुम जिससे भी लेक्चर लो, हमेशा टीचर का एक एक कहा हुआ शब्द या तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए या फिर तुम्हारी कॉपी में होना चाहिए। मतलब मैं हमेशा सच बता रही हूँ, मेरी रियलिटी तो ये है कि मैं जब भी पढ़ती हूँ मेरे को लगता है कि मेरे टीचर पढ़ा रहे हैं जो, तो मैं हर पॉइंट नोट कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम खुद से फिर पढ़ते हैं, एक बार जब हम क्लास ले रहे हैं तो हम हर बात लिख लें, फिर उसके बाद अब क्लास ले रहे हैं वो वक्त तो जाहिर है ना, रफली लिख लो चाहे कैसे भी लिख लो पर लिख लो। फिर उसके बाद जब हम खुद पढ़ते हैं तो वो जो सर की या मैम की जो भी कही हुई बातें होती है, जो उन्होंने फ्लो फ्लो में कही होती है, वो बातें हमें हमारी हमारी सेल्फ स्टडी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करती है। अगर तुम एग्जैक्ट वही वही चीजें लिखोगे सिर्फ वैसी वाली, तो कई बार चीजें ना लिंक नहीं बन पाते, है ना। तो इसलिए कि जहां पे भी तुम्हें लगे कि यार ये वाली बात अच्छी थी, है ना, ये अच्छी थी, कई बार मेरी डांट पड़ जाती थी क्लास में कि अरे तुम हर चीज लिखती रहती हो, हर चीज लिखती रहती हो। अरे मुझे ऐसा लगता है कि लिख लेते हैं ना तो छूटता नहीं है कुछ भी, इसलिए। वैसे अब तो ये है कि वीडियोस का है जमाना, है ना। पहले अब तो है कि कुछ चीज छूट रही है तो दोबारा वीडियो देख लो, पहले तो ऑफलाइन क्लास होती थी तो ऑफलाइन क्लास में तो हर चीज टीचर की लिख लो, वही जरूरी रहता था। तो ये कि जितना लिख सको उतना लिख लो, बाकी तो 2x पे चला के रिविजन भी कर सकते हैं, है ना। तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्वेश्चन कह रहा है कि इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट मतलब गलत स्टेटमेंट तुम्हारा आंसर होना चाहिए, गलत स्टेटमेंट ही तुम्हारा आंसर होना चाहिए। चलो देखते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अभी अभी बोला है ना मैंने यही बात। तो ये तो सही स्टेटमेंट है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, हाँ सही बात है, कैसा भी फ्रिक्शन हो वो नॉर्मल रिएक्शन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, हाँ ये बात भी सही है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, अरे मैंने अभी भी तो बोला था कि उसकी कोई डायमेंशन कोई यूनिट नहीं होती, आंसर क्या होगा डी, क्योंकि डी वाला ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ कार मूविंग विद डिसएंगेज्ड इंजन, मतलब एक ब्रेक्स लगाए गए हैं, ठीक है, देन ब्रिंगिंग टू अ हॉल्ट आफ्टर 2 सेकेंड, what is its velocity at the moment when brakes are applied if the coefficient of friction between the road and the tire is 0.4, मतलब ये है कि ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ कार, कोई एक कार थी उसके ऊपर हमने ब्रेक्स लगाए, ठीक है, तो विद डिसएंगेज्ड इंजन ब्रिंगिंग टू हॉल्ट आफ्टर 2 सेकेंड। इस चीज को फिगर से समझते हैं कि जैसे कि मान लो कि ये टायर था, ठीक है, और फिर यहाँ पे कंडीशन पहुंच गई, तो पहले ये मूव कर रहा था और इसकी वेलोसिटी थी कुछ, फिर उसके बाद अब ये रेस्ट पे आ गया, रेस्ट पे आ गया तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये जो टायर था रोड पे चल रहा था, तो इसके बीच में यहाँ जो फ्रिक्शन था दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू 0.4, म्यू इज इक्वल्स टू 0.4, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्रिक्शन था,
म्यू था। अब तुम देखो क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ म्यू दे रखा है 0.4 और टाइम दे रखा है 2 सेकेंड। अब ना ही तुम्हें कुछ भी नहीं दे रखा, ना मास दे रखा है, ना कोई फोर्स दे रखा है, फिर कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, वेलोसिटी और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास, टाइम है, तो इसी से करते हैं। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इक्वेशन लगाते हैं। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं, वही तो हमें निकालनी है, ठीक है। फिर प्लस ए जो है, अब ए देखते हैं, हमारा ए हमें पता नहीं है, और टाइम क्या लगा है 2 सेकेंड। तो इस तरह से अब तुम देखो कि ब्रेक अप्लाई किए गए हैं, है ना, ब्रेक अप्लाई किए गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिटार्डेशन है, तो हम क्या लगाएंगे माइनस का a इंटू टू, ठीक है। तो 2a इज इक्वल टू यू, ये इक्वेशन तो बन गई। अब इसमें a भी नहीं पता, u भी नहीं पता, तो a कैसे निकाले? तो ये जो म्यू दे रखा है, ये फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है टायर, तो n इक्वल टू एम जी ही होगा। अगर ये फ्रिक्शन क्या अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला ही, तो ये फ्रिक्शन ऐसे करके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसी फ्रिक्शन की वजह से ही तो रुका है ये टायर, ठीक है। तो अब ये रिटार्डेशन जो होगा वो एफ अपॉन एम करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो म्यू एम जी अपॉन एम तो इक्वल टू म्यू जी, इस तरह से ये मुझे म्यू जी मिल गया। तो u इज इक्वल टू क्या है 2a, तो u इज इक्वल टू 2 म्यू जी, ठीक है। तो u इज इक्वल टू क्या आ गया 2, म्यू क्या है 0.4, g क्या है 10, ठीक है। तो इस तरह से u इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस तरह से लिखेंगे तो देखो लगभग 8 आ जाएगा, है ना, 8 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरे कोई ऑप्शन में 8 है? पहला वाला ऑप्शन जो है वो 3 को जा रहा है, 11, ये 7.8, ये 19, तो आंसर क्या हो सकता है हमारा 2, 7.84। क्यों? अगर मैं यहाँ पर 10 की जगह 9.8 लगा दूँ ना, तुम ऐसा करना, ये चीज़ तो 0.8 हो जाएगी, और यहाँ पे 9.8 रख के देखना, आंसर तुम्हारा 7.84 ही आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतने बात? ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस हम कल के लेक्चर में करेंगे, और आगे का कॉन्सेप्ट जो है वो हम कल के लेक्चर में कवर अप करेंगे, ठीक है। सो इसको कंप्लीट कर लेना, इसके नोट्स बना लेना। सो यहाँ तक का जो है आई थिंक मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कवर अप करा दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय। और कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता के जाना, और लाइक ज़रूर कर देना चैनल को, और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, बाय बाय।